नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी हमारे लेक्चर अभी तक आए हैं उसमें हमने जो प्रियम्बल थी, प्रियम्बल तक हम पहुँच गए थे और प्रियम्बल को ही हम पढ़ रहे थे। प्रियम्बल में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, जो टॉपिक थे, वो हमने क्लियर कर लिए थे, कवर कर लिए थे। चाहे फिर वो सॉवरेनिटी हो, चाहे फिर वो आप लोगों की फ्रीडम हो, या फिर वो इंटीग्रिटी हो, जो भी चीज़ें थी वो हमने कवर की हैं। उन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब जब हम प्रियम्बल को कवर करते आ रहे थे तो हमारे सामने एक जो क्वेश्चन था वो हमारे सामने आया। ये क्वेश्चन कौन सा था कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। जब ऐसा क्वेश्चन कोई आता है, यानी कि संविधान के ऊपर कोई भी उंगली उठती है, तो इसकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को होता है। यानी कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो आप सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हो। ठीक है, उसी के साथ में जब आप बोलते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर उसके जो प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो किसका होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का होता है और हाई कोर्ट का भी होता है। तो ये आप दोनों चीज़ें बोल सकते हो। जब भी व्याख्या करने की बात आती है तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो केस टू केस डिफाइन करता है किसे, जो हमारा संविधान होता है। तो जब क्वेश्चन ये उठा कि क्या संविधान का भाग प्रियम्बल है या नहीं है, तो इसे उसने एक केस के थ्रू ही बताया कि क्या संविधान का भाग प्रियम्बल है या फिर नहीं है। तो ये केस कौन सा था? बेरूबारी यूनियन केस 1960। आज हम जो देखेंगे वो बेरूबारी यूनियन केस को देखेंगे, उसे पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आया, इसका जन्म कैसे हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन क्या दिया और उसने संविधान का भाग प्रियम्बल को बताया या फिर नहीं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बेरूबारी। बेरूबारी क्या है? बेरूबारी एक जगह का नाम है। ठीक है, जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है जिसे आप बोलते हो सिलीगुड़ी। ठीक है, और सिलीगुड़ी के पास में ही एक जगह और पड़ती है जिसे बोलते हो जलपाईगुड़ी, और उसी के पास में एक जगह है जिसका नाम है बेरूबारी यूनियन या बेरूबारी संघ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये इसका जन्म होता कहाँ से है वो हम देख लेते हैं। आप जानते हो कि माउंटबेटन योजना आई थी। अब माउंटबेटन जो योजना आई थी उसमें ये क्लियर हो चुका था, ये फाइनल हो चुका था कि अब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है वो निश्चित होना ही होना है। ठीक है, जब ये निश्चित हो गया तो अब इस बंटवारे के लिए जो सीमा का निर्धारण है वो किया जाएगा। अब जब सीमा का निर्धारण ये लोग करेंगे तो उसके लिए क्या बनाया गया? एक आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम रखा गया सीमा आयोग। अब आप जानते हो कि जो भी आयोग होता है, कमीशन होता है, उसका एक अध्यक्ष होता है, और इसके अध्यक्ष कौन बने? सर रैडक्लिफ। जो सर रैडक्लिफ थे उन्हें क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने किसे दे दी? रैडक्लिफ को दे दी। अब आप कहीं पर भी जाकर देखोगे, फॉरेन कंट्री में जाकर देखोगे, चाहे मैं लंदन की बात, इंग्लैंड की बात करूं, चाहे फिर मैं डेनमार्क की या किसी भी कंट्री की बात करता हूं, तो उनके जो एरिया हैं बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन जब भारत जैसे विशाल देश को उसने आकर देखा और उसका उसे क्या करना था? बाउंड्री का क्या करना था? फिक्स करना था। जो बाउंड्री थी या सीमा का निर्धारण करना था, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और भारत, तीन जगह थी। अब रेड क्लिफ ने जब ये चीज़ें देखी कि भाई मेरे पास में समय तो 21 से 22 दिन का ही है, उसके बाद में इतनी बड़ी सीमा का निर्धारण मैं कैसे करूंगा? तो अब भाई साहब उसका हो गया दिमाग खराब। उसने कहा, एक बार कहा जाता है कि उसने इसे डिनाई भी करने की कोशिश करी कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर आप जानते हो कि सत्ता के सामने किसकी चलती है, तो मनमानी तो आप कर नहीं सकते हो। तो इसने उस काम को करने के लिए बोला कि चलो ठीक है, मैं इस काम को कर दूंगा। अब उसने क्या काम करा? उसने सोचा कि भाई मैं अपना टाइम भी बचाऊं और मेहनत भी बचाऊं, मैं कहाँ फिरता लेके जगह जगह घूमता फिरूंगा। उसने क्या किया? एक मैप लिया, जो उस समय पे भारत का मैप था, नक्शा था, उसे लिया और उसने क्या काम किया? जो थाने थे, पुलिस स्टेशन थे, उनकी सीमाओं को आपस में मिलाना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, कि उसने ये बेस बनाया कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं मैं उन्हें आपस में मिला दूंगा और इधर का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा और इधर भारत हो जाएगा। जब मैं पश्चिम की बात करूंगा तो मैं उधर के थानों को मिक्स मिला दूंगा और उधर का हिस्सा पाकिस्तान हो जाएगा, पश्चिम पाकिस्तान हो जाएगा, इधर का भारत हो जाएगा। ये काम उसने करना स्टार्ट किया। अब जब ये काम उसने किया तो ये किस पे किया था? ये तो मैप पे किया था ना। ये किस पे किया था? उसने मैप पे किया था। अब मैप पे क्या होगा? आप मैप में जाकर देखोगे तो उसमें क्या होगा कि किसी आधे खेत किसी के तो पाकिस्तान में चले गए, आधे खेत किसी के कहाँ भारत में चले गए। आधा घर बीच में से कट गया, वो पाकिस्तान चला गया, आधा घर जो है वो भारत में चला गया। इस तरीके की सिचुएशन आ गई। तो उसी समय का एक जो जगह थी उसका नाम था क्या? बेरूबारी। अब ये जो बेरूबारी थी इसके बारे में उसने लिखित रूप में कुछ नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि थाने मिला रहा था। अब जब इसके बारे में कुछ नहीं बताया उसने, तो अब इसमें क्या हुआ? ये जो जंग थी वो जब तक तो छुपी रही, कुछ दिन तक तो चीज़ें चलती रही, लेकिन उस समय पे क्या था? पाकिस्तान की कंडीशन क्या थी कि पाकिस्तान को भारत से कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए ही होती है। ठीक है, ये दे दो, वो दे दो, इस पे ऑब्जेक्शन, उस पे ऑब्जेक्शन, ये सीमा यहाँ सही नहीं है, ये सीमा वहाँ सही नहीं है, ये बड़ी दिक्कतें थी। और रेड क्लिफ ने क्या कर दिया? अपनी सीमा का निर्धारण किया और मैप पकड़ाया कि भाई ये जो है रेड क्लिफ, इसका नाम रख दो, और ये सीमा रेखा तय हो गई। अब ये परेशानी कब आई? जब पाकिस्तान ने 1952, पाकिस्तान ने क्या किया? 1952 में ये जो आवाज़ थी वो उठानी शुरू की कि जो बेरूबारी संघ है उस पर जो है भारत अवैध रूप से कब्जा कर रखे जो है उस पर शासन कर रहा है, जबकि ये मुस्लिम बहुल एक तरीके से क्षेत्र है, ये हमारा होना चाहिए था, लेकिन ये है भारत इस पे अवैध रूप से शासन कर रहा है। अब हम कुछ कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बेरूबारी के डॉक्यूमेंट हमारे पास भी नहीं है भाई, लिखित रूप में तो हमारे पास भी नहीं है, तो अब हम कुछ कह नहीं सकते। उस समय के तो आप लोग जानते हो कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत के कौन थे? भारत के जवाहरलाल नेहरू थे। और पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे फिरोज खान नून, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब जो उस समय पे देश के हालात ठीक नहीं थे, उस समय पर देश के जो है विकास करना था। आप लोग जानते हो कि आईआईटी बने हैं, आईआईएम बने हैं, एम्स बने हैं, इसरो बना है, डीआरडीओ बना है, जितनी भी हरित क्रांति आई है, जितनी भी टेक्नोलॉजी बनी है, अगर आप लड़ाई झगड़े में ये वक्त गंवा दो, दूसरा आप अपने देश के विकास के लिए सोच लो, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करके अपने देश के विकास पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यही पंडित नेहरू ने उस समय पे किया। उसने कहा कि भाई ये पाकिस्तान को तो कोई काम है नहीं है, और ये जो है वो कबायली हमले करा देता था पाकिस्तान, उसकी बात नहीं मानो तो वो जो है स्पॉन्सर कर देता था आतंकवादी को, आज भी करता है, आप लोग जानते हो पहलगाम की घटना को। तो उसने कबायली हमले करा देता था। तो नेहरू जी ने सोचा कि एक काम करते हैं, इस जो परेशानी है इसे जो है हम क्या करते हैं, सुलह कर लेते हैं, और आधा जो ये क्षेत्र है किसका? बेरूबारी का जो आधा क्षेत्र है वो हम किसे दे देते हैं? पाकिस्तान को दे देते हैं, और आधा जो क्षेत्र है वो हम खुद रख लेते हैं। और इसे देखते हुए एक समझौता किया गया जिसे बोला गया नेहरू नून समझौता 1954। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब ये नेहरू नून समझौता जब हुआ तो वो जो पश्चिम बंगाल की जनता थी वो भड़क गई। जो बेरूबारी संघ की जो जनता थी वो भड़क गई। अब वो क्यों भड़क गई? उसका भड़कना जायज़ था कि भाई आप लोग जानते हो कि जो भी एग्जीक्यूटिव है, चाहे फिर वो लेजिस्लेटिव है, जो आप लोग देखते हो उसे जो पावर मिलती है वो किससे मिलती है? हमारे संविधान को जो पावर मिलती है वो देश की जनता से मिलती है, पब्लिक से मिलती है। और संविधान से ताकत इन सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें मिलती है, सरकार को मिलती है। तो जो पावर का सोर्स है वो क्या हुआ? वो जनता हुई। और जिस जनता ने तुम्हें पावर दी है उसी पावर का इस्तेमाल करके आप जनता को, किसी भी क्षेत्र की जनता को दूसरे देश को कैसे दे सकते हो? तो समझना चीज़ों को कि जनता ने, वहाँ की ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई जिस पावर का, जिसे हमने चुना, आपको हमने चुना और हम ही ने आपको पावर दी, और उसी पावर का इस्तेमाल करके आप हमें किसी दूसरे देश को कैसे दे सकते हो? ये मुद्दा वहाँ पर उन्होंने उठाया। जब ये मुद्दा उठा तो हुआ क्या? ये बात पहुँची नेहरू जी तक। नेहरू ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, तो इसे बात को ले जाते हैं कहाँ पर? इस समझौते को ले जाते हैं राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति उस समय पे कौन थे? राष्ट्रपति उस समय पे थे राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद के सामने जब ये मामला पहुंचा, आज तो आप देखते हो
कि जो आजकल के जो चीज़ें हैं वो खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो पढ़े-लिखे जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उन्हें पता है कि वो सब कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए उनके पास में क्या राजेंद्र प्रसाद या राष्ट्रपति के पास में एक पावर होती है जो आर्टिकल 143 के तहत उन्हें मिलती है। और इसका मतलब होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो, जहाँ पर भी आप लोगों को लगता है कि आप वहाँ पर आपका जो विवेक काम नहीं कर रहा है या आप कहीं पर फँसे हुए हो या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो जो आप लोगों के कौन थे ये राष्ट्रपति थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या माँगी? सलाह माँगी कि इस मुद्दे पर हम फँसे हुए हैं, आप लोगों को इससे क्या करना है, थोड़ा-सा हमें एडवाइस करना है। अब ये किन मुद्दों पर उन्होंने एडवाइस माँगी थी और उन्होंने एडवाइस क्या दी थी वो आप देख लेते हैं।